ज्ञानबाजी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल सीरीज में चलते चलते अब हम 25वें लेक्चर पर आ चुके हैं। तो आज है हमारा 25वां लेक्चर और लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त थॉट के साथ। इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। वाह क्या बात है। ये थॉट ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको जैसा लगता है वैसा ही होता है। कहने का मतलब ये कि इंसान जो सोचता है वैसा वो बन जाता है। बहुत ही सिंपल बात है, राइट। इंसान के कर्म और इंसान की सोच ये एक जैसी ही बन जाती है। जैसा वो सोचता चला जाएगा वैसा वो करता चला जाएगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा होगा। लेकिन इस बात को तो समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है, अगर आपने जिंदगी में सरकारी नौकरी के ख्वाब देखे हैं, अगर आप जिंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, पैसा इज्जत रुतबा सब कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सक्सेस ऐसे किसी इंसान के पास आती ही नहीं जिसने विचार ही नेगेटिव रखे हैं अपने, जिसने शुरू से ये माना हो कि वो हार गया है, जिसने शुरू से ये माना हो कि उससे कोई काम होगा ही नहीं। हिंदी की एक कहावत है ना दोस्तों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बिल्कुल सच बात है। सबसे पहले किसी भी काम को पूरा करने से पहले, अपने लिए सक्सेस की डायरी लिखने से पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। ये बात मैं सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं अपने अनुभव से बता रहा हूं दोस्तों। अगर आज आप इतने सारे द हिंदू के सेशन करने के बाद, मेरे जीके लेक्चर करने के बाद अगर 1% भी मेरी बोली हुई बातों पे भरोसा कर सकते हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप खुद पे 100% भरोसा करने लग जाओगे, वहां से आपकी कहानी बदल जाएगी और वहां से आपकी सक्सेस गाथा शुरू हो जाएगी। आपको एक उदाहरण बताऊं, आपने सुना ही होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किए। आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 9,999 ट्राई मारे थे। 9,999। इतने बार अटेम्प्ट लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति हार जाएगा और कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि नो यार, दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, ये क्या चल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन इतने अटेम्प्ट लगाने के बाद जो अगला 10,000वां अटेम्प्ट उन्होंने लगाया, उसमें बल्ब बन के तैयार हुआ। अब आप जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर उस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, या अगर वो व्यक्ति ये नहीं मानता कि यस आई कैन, ये नहीं मानता वो, तो क्या वो कभी बल्ब का आविष्कार कर पाता? क्या कभी बिजली की खोज कर पाता? क्या आज हम बिजली और इस बल्ब के साथ इतने आगे तक दुनिया को लेकर आ पाते? ऐसा नहीं होता। ऐसे ना जाने कितने ही असंख्य उदाहरण इस समाज में भरे पड़े हुए हैं जहां पर हम ऐसी बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन समस्या ये है कि आज की इस दुनिया में हमारे सामने इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ बॉलीवुड का संगीत भी है, यहाँ पर दिन रात फ्री का 1.5 जीबी का इंटरनेट का डेटा भी है, यहाँ टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। तो आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाली हजारों चीजें हैं, लेकिन आपको एक जगह पकड़ के रखने के लिए, आपके मकसद तक जोड़ने के लिए बहुत ही कम सकारात्मक चीजें हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका दृष्टिकोण सही हो, आपको ये पता हो कि आपको क्या हासिल करना है, कितने वक्त में हासिल करना है, कितने जल्दी आपको सक्सेस चाहिए, कितनी बड़ी सक्सेस चाहिए। और जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी जल्दी वाली सक्सेस, उतनी बड़ी कुर्बानी, उतनी बड़ी बलिदानी। तो अगर आप इन चीजों के लिए रेडी है, तो आपको आपका सक्सेस पाथ जरूर 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 मिल जाएगा। वरना सपने देखने वाले आप अकेले नहीं हैं, ऐसे तो हजारों लोग दुनिया में आए और चले गए, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं। बाकी सब तो बातें हैं भैया, बातों का क्या। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप अगर आज कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसको साकार करने के लिए आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं और कितने लोग इस बात से सहमत हैं, जरा कमेंट थ्रेड में मुझे बताइएगा।
अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर लगाइए इसके ऊपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करियर काउंसलिंग के लिए जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, आप करियर काउंसलिंग के लिए मदद ले सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9168880475। मैंने बी मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बाद मैं एमबीए कर चुका हूँ ऑपरेशंस में और डिप्लोमा कर चुका हूँ मैनेजमेंट में, आई मीन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में। इसके साथ अभी आने वाले दिन में मैं इकोनॉमिक्स में एमए करके उसमें पीएचडी भी करने वाला हूँ। तो एक अच्छा खासा अनुभव है, 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता हूँ। करियर रिलेटेड किसी भी फैसले को अगर आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। आप चाहें तो इस नंबर पर फोन करके बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सबको पता ही है कि जनरल अवेयरनेस का एक रामबाण इलाज मैं 2 दिन के अंदर लेकर आ रहा हूं। इनफैक्ट उम्मीद है कि कल तक ये पूरी की पूरी पीडीएफ रेडी हो जाएगी, तो कल आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चंस हैं और उसके साथ उसकी आंसर कीज भी हैं। इसको ले डाला तो जिंदगी भर झींगा लाला। कैसे? अरे भैया इसके भरोसे आपको नौकरी लग जाएगी बेटा, और नौकरी लग जाने के बाद तो झींगा लाला ही है। इसीलिए ये जो 1000 क्वेश्चन आंसर की इसके साथ हम आपको दे रहे हैं, आपको सिर्फ करना इतना है कि इसको परचेज करना है। 100 रुपए से भी कम है इसका दाम, मैं आपको बता देता हूं, 100 रुपए से भी कम है इसका दाम। तो बिल्कुल इसको आप परचेज कर सकते हैं, आपके पॉकेट लिमिट में ही है। और मई से लेकर सितंबर तक के महीने का पूरा करंट अफेयर्स और उसके साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आंसर की इसके साथ अवेलेबल है। आपकी एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट की हो, क्लर्क की हो, आरआरबी पीओ की हो, कोई भी हो, आपके लिए ये एक रामबाण इलाज साबित होगा। तो बने रहिएगा, कल तक मैं वो पीडीएफ आपके लिए लेकर आता हूं, सो दैट आप उसको एक झलक जरूर देख सकते हैं और उसके बाद अपना निर्णय ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। लंबा लेक्चर है, जितने जल्दी शुरू करेंगे उतने जल्दी हम इसकी गहराई में गोते लगा पाएंगे। तो चलिए भैया, ज्ञान की गहराई में गोते लगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक ई लर्निंग इन इंडिया, अ केस ऑफ बैड एजुकेशन। वाओ! लेखक का कहना यह है कि ई लर्निंग का मतलब होता है इंटरनेट वाली लर्निंग। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंडिया में, इट इज अ केस ऑफ बैड एजुकेशन, यानी इस तरीके से जो एजुकेशन दिया जा रहा है ये अच्छा नहीं है। किस मामले में अच्छा नहीं है? टीचर्स क्या गलत पढ़ा रहे हैं क्या ऑनलाइन एजुकेशन में? नहीं भैया, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बिल्कुल सही सही चीजें बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम वैसे ही दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स की लिस्ट में नहीं आता, और उसमें आ चुका है कोरोना। अब उस कोरोना के वजह से भारत में 2 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गए। एक वो लोग जो इंटरनेट वाले एजुकेशन सिस्टम को अपने पैसों से तौल सकते हैं, खरीद सकते हैं और इंटरनेट एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास वो इंटरनेट नहीं है, जिनके पास वो कैमकॉर्डर नहीं है, जिनके पास वो लैपटॉप नहीं है, जिनके पास वो 4G वाला इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनके एजुकेशन का क्या होगा? अरे भैया, उनका तो पूरा साल बर्बाद हो रहा है। तो भारत में एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खाई बनने लगी है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने पैसे के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसके बारे में पेरेंट्स भी नहीं सोच रहे हैं सिवाय सरकार के, और सरकार भी कितना सोच रही है भगवान जाने। तो ऐसे में भारत में आने वाले दिन में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का भविष्य क्या होगा, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का भविष्य क्या होगा, और आने वाले दिन में जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब क्या दोबारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा? क्या हम दोबारा बेंच और बोर्ड वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे ऑफलाइन में, या फिर भारत में कोई नया सिस्टम जन्म ले रहा है? क्योंकि एक बार आगे बढ़ने के बाद इतिहास गवाह है कि इंसान कभी पीछे पलट कर नहीं देखता। जिसने एक बार कार चलाई वो बार बार टू व्हीलर का शौक नहीं पालेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप दोबारा जिस एजुकेशन सिस्टम की कल्पना कर रहे हैं शायद वो अपना मूल स्वरूप खो दे। लेखक ने इन सब बातों को बहुत अच्छे से आज समझाने की कोशिश की है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं ले चलता हूं आपको आज के आर्टिकल के लिए। नोटबुक निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी भी लिखनी है, एंड गेट रेडी फॉर द आर्टिकल।
हाँ भाई, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है ई लर्निंग इन इंडिया, अ केस ऑफ बैड एजुकेशन, अ केस ऑफ बैड एजुकेशन, राइट। तो आज के हमारे लेखक हैं रोहित धानकर। ये अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अजीम प्रेम जी वही जो विप्रो के मालिक हैं और इनकी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, तो वहां ये पढ़ाते हैं। और ये इनके व्यक्तिगत विचार है। इन्होंने ये बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ये इनके व्यक्तिगत विचार है, लेकिन व्यक्तिगत विचार भी किसी न किसी फैक्ट और फिगर्स के आधार पर ही इन्होंने बनाए हैं, अपनी सूझबूझ से बनाए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी बातों को नजरअंदाज करना ये तो हमारा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली हम इसमें अपने भी कोई ना कोई राय कायम करने की कोशिश करेंगे। तो लेखक क्या कहते हैं जरा समझिए, और लेक्चर को प्लीज हो सके तो अंत तक सुनिए। एजुकेशन में एडिटोरियल के सेशंस हर बार उतने दिलचस्प नहीं होते किसी कैरी मिनाटी और बीबी के वाइन्स के वीडियो की तरह, लेकिन ये आपके भले के लिए है। ये इस तरीके से आपको दिया जा रहा है ताकि आपको रीडिंग, वोकैबुलरी, आरसी पैसेज, ग्रामर, यहाँ तक कि ऐसे राइटिंग, यहाँ तक कि पीआई और ग्रुप डिस्कशन सब में फायदा हो। तो एडिटोरियल सेशन का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि एक एडिटोरियल सिस्टम, एक एडिटोरियल एनालिसिस बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक रामबाण इलाज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पुअरली परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम्स एज इन द कंट्री, ऑनलाइन लर्निंग मे नॉट अशर इन अ रिवॉल्यूशन। अशर, अशर शब्द का मतलब होता है वेलकम करना। अशर शब्द का मतलब होता है दरवाजे खोलना, किसी चीज को अंदर आने देना, किसी चीज को गाइड करना। आप कभी मॉल में गए हैं और थिएटर में गए हैं, थिएटर में पूरा अंधेरा चल रहा है, पिक्चर शुरू हो चुकी है, तो आपकी टिकट को वो थिएटर के अंदर का कोई व्यक्ति जो कि वहां पर सीट पे बिठाने के काम करता है, वो टॉर्च से ऐसा देखेगा आपकी आपकी टिकट को, और फिर आपको बताएगा आपकी सीट कहां पर है। हो सके तो आपके साथ चलेगा और आपको एस्कॉर्ट कर देगा वहां तक। इस एस्कॉर्टिंग को, इस गाइडिंग को बोला जाता है अशर। समझ में आया आपको? तो लेखक ये कह रहे हैं कि इन पुअरली परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम्स इन एज इन द कंट्री, ऑनलाइन लर्निंग में नॉट बी वेलकम इन अ रिवॉल्यूशन। जहां भारत में ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम इतना खराब चल रहा है, वहां ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को कोई क्रांति के तौर पे स्वीकारा नहीं जा सकता। यहां तो हालत यह है कि गांव के स्कूलों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर कोई कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर छोड़ो बेंचेस नहीं है। वहां हालत यह है कि आंगनवाड़ी में ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट, बॉयज के लिए अलग टॉयलेट, यहां तक की सुविधाएं भी नहीं है। और वहां तुम सीधे बोल रहे हो कि 4G एजुकेशन सिस्टम पहुंचना चाहिए या नहीं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है कि शायद ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये बोलने का मतलब है। तो चलिए आइए पैराग्राफ शुरू करते हैं। रोहित धानकर साहब कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का मूल ढांचा ये है कि हर किसी में समानता होनी चाहिए और हर किसी में बराबरी करने के लिए हर किसी को जो मौके हैं वो बराबरी से मिलने चाहिए। From an educational point of view, John Dewey, American philosopher, psychologist, and educational reformer, strongly argued, एजुकेशन की दृष्टिकोण से अमेरिका के एक जाने माने फिलोसोफर, फिलोसोफर यानी विचारक, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, ओके, जॉन ड्यू साहब, इनका कहना है, ये कहते हैं कि एन एनवायरमेंट इन विच सम आर लिमिटेड will always in reaction create condition that prevents the full development even of those who fancy they enjoy complete freedom for unhindered growth. अनहाइंडर्ड का मतलब होता है, अनहिंडर्ड माफ करना, अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। हिंडर मतलब रुकावट, तो अनहिंडर्ड मतलब बिना किसी रुकावट के। तो लेखक जॉन ड्यू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करेगा जिसमें वो लोग जिनको ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला, उनको तो अपने अंदर और अपने आगे बढ़ने की एक चिंता सताएगी ही और उनको लगेगा कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिनको वो मिल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, अमीर घर के बच्चों को जो इंटरनेट पे सब पढ़ सकते हैं, उन लोगों को भी कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं देगा।
उन लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, क्योंकि भारत में ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में ही इतनी कमियां हैं कि भले आपको किसी को दो या किसी को ना दो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंप्लेंट और कहीं ना कहीं बेकार सिचुएशन तब भी थी और आज भी बनी हुई है। ऐसा है कहने का मतलब। Another point he makes equally strong is that for education, good education, one must lead the children's interest and abilities or organically to locally organized human knowledge. This second point is an indicator of quality of education. कहने का मतलब ये हुआ कि गुड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की एबिलिटी को ऑर्गेनिकली डेवलप करते करते हम लॉजिकली कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन नॉलेज में, राइट। और ये एक क्वालिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये कि अच्छा एजुकेशन वो एजुकेशन होगा जो ओवरऑल डेवलपमेंट करे किसी बच्चे का, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी एजुकेशन। राइट अब की इश्यूज, अब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। आवर एजुकेशन सिस्टम वाज नेवर वेरी एफिशिएंट इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी बहुत बेस्ट नहीं था, न तो तब जब ब्रिटिश राज चल रहा था, न तो तब जब आजादी मिल गई, और न तो तब जब अब कोरोना काल आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये स्वीकारें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फंडामेंटली ही कमजोर पड़ता है। The COVID-19 pandemic has rendered it extremely biased and faulty। और COVID-19 पैंडेमिक ने इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा फॉल्टी भी है और वो काफी ज्यादा बायस भी है। बायस का मतलब होता है भेदभाव करने वाला। ये देखो ये जो वर्ड है ना बायस, बायस का मतलब होता है भेदभाव करने वाला, और अनबायस्ड का मतलब होता है जिसके लिए सबके सब इक्वल है, राइट। हाँ, the main thrust of providing learning opportunities while schools are shut is online education। हाँ, जहां स्कूल्स एक और बंद पड़ चुके हैं वहां पर आगे बढ़ने के लिए कोई सिस्टम बचा है तो वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जो कि आप सब जानते हैं, जिसमें आप लोग बहुत कम आते हैं और जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जब आपको बोर हो गया तब आप टॉप चैट छोड़ के कहीं घूमने चले जाते हैं, खाने पीने चले जाते हैं, या वीडियो बंद कर देते हैं, सीधा टीचर का मुंह ही बंद कर देते हैं। एक जमाना ऐसा था कि टीचर बच्चों का मुंह बंद किया करते थे, टीचर बच्चों को क्लास से भगाया करते थे। और अब एक जमाना ऐसा आ गया है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इस मशीन के आगे बैठकर बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं या नहीं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे या नहीं, आप अपना होमवर्क करोगे या नहीं, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आप इस वीडियो को म्यूट करके पॉज करके कहीं भी भाग जाओगे। सो ये सारी चीजें एक्चुअली में कोरोना काल के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन में एक नए बदलाव के रूप में सामने आई है। समझ में आ रहा है आपको? There are several sets of guidelines and plans issued by the government, the National Council of Education Research and Training, that is NCERT, and the Central Board of Secondary Education for this purpose. The internet space is teeming with learning schemes, टीचिंग वीडियोस, साइट्स एंड पोर्टल्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। कहने का मतलब ये है कि आजकल इंटरनेट की जो स्पेस है, जैसे आप गूगल टाइप करोगे तो जैसे ही गूगल टाइप करोगे तो जो पन्ना खुलता है ना वो भरा पड़ा हुआ है किस चीज से? लर्निंग की स्कीम्स से, टीचिंग के वीडियो से, साइट्स से और पोर्टल्स से भरा पड़ा हुआ है, ऐसा बोलने का मतलब है, राइट। यानी हर कोई आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की बातें कर रहा है, उसके ऊपर अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। The content of all the government sites and schemes is primarily the NCERT issued alternative academic calendar, videos of teaching, digital edition of textbooks। Okay, कहने का मतलब ये कि जितने भी कंटेंट है गवर्नमेंट के पास या जितने भी स्किल्स है गवर्नमेंट के पास, स्कीम्स है, वो सारे जो स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं वीडियोस ऑफ टीचिंग, डिजिटल एडिशन ऑफ द बुक्स और अलग अलग मटेरियल के लिंक, इन सब चीजों पर आधारित है। मुझे अभी भी याद है, मैं औरंगाबाद में एक स्कूल है पोद्दार इंटरनेशनल, वहां पढ़ाया करता था, और पोद्दार इंटरनेशनल के बच्चों की जब मैं क्लास लेता था तो कुछ बच्चे सामने ही एक
आप जैसे कह सकते हैं कि एक मैकबुक लेकर बैठते थे जिसमें उनके पास पूरा का पूरा सिलेबस कंप्यूटर में होता था और स्कूल का स्ट्रिक्ट कहना था कि अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़िए एंड इफ नॉट तो आप ये मैकबुक रख लीजिए, आईपैड रख लीजिए और उससे आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें स्टोर करके। तो आने वाले दिन में ये टेक्नोलॉजी किसको आगे ले जाएगी, किसको पीछे रखेगी, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। द कंटेंट ऑफ, हाँ ये तो हो गया। There are three pertinent issues in this whole efforts of online education and schemes that need, एक सेकेंड, that need serious consideration। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और सीरियस कंसिडरेशन उसके अंदर हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आगे कहने का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी का जो सिस्टम है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनका कहना ये है कि वो ऑनलाइन सिस्टम को एक तरीके से अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज देश में कोरोना आ चुका है, कोरोना के वजह से छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर एक साधारण स्कूल के, प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद एक साधारण स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन माँ बाप का क्या, जो ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतना सारा सिस्टम और सेटअप नहीं बिठा सकते, इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले सकते, तो वहां एनसीईआरटी का कहना ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा पर्याय है और ये हर किसी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। अरे भैया कैसे कंपलसरी होना चाहिए, हर किसी के लिए उतना सब कुछ करना वायबल ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अब ये जो कंसिडरेशन किया जा रहा है इसमें तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेखक रोहित धानकर ये कह रहे हैं कि देयर विल बी थ्री बिगेस्ट कंसिडरेशन जो आपको इसमें करने चाहिए। पहला कंसिडरेशन क्या है, एन एग्जैसरबेशन ऑफ इनइक्वालिटी। एग्जैसरबेशन बहुत प्यारा शब्द है दोस्तों, ये EXACERBATION, एग्जैसरबेशन, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, खराब या फिर वेरी बैड सिचुएशन। एन एग्जैसरबेशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी भारत में जो असमानता है वो काफी बुरी है। तो क्या असमानता है भैया, भारत में एक दून पब्लिक स्कूल है, एक दून स्कूल है जो देहरादून में है, जो भारत की सबसे महंगी स्कूलों में से है। एक डॉन बॉस्को नाम की स्कूल है जहां पर लाखों लाखों रुपए एक साल के लगते हैं, राइट। दूसरी रिलायंस की कोई स्कूल है, कोई सेंट जेवियर्स की स्कूल है, कोई होली क्रॉस की स्कूल है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है और वहां पर माँ बाप बहुत ही ज्यादा आशा भरी उम्मीदों से लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन स्कूलों में कोरोना का खतरा कैसा भी हो, कुछ भी हो, वहां बदस्तूर ऑनलाइन एजुकेशन जारी है और वहां माँ बाप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए घर बैठे बैठे भी फीस देने को तैयार है। अरे लेकिन भारत में क्या यही स्कूलें हैं क्या? उन पब्लिक स्कूलों का क्या जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर टूटे हुए बेंचेस हैं, जहां पंखे नहीं है, जहां लाइट नहीं है, जहां ढंग के टॉयलेट नहीं है, वहां 4G एजुकेशन सिस्टम कहां से आएगा? तो भारत में एक जबरदस्त डिफरेंस है, एक इनइक्वालिटी है। लेखक उसके बारे में बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं और ये आपको भी महसूस हो ही रहा होगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आप खुद मेरा उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, मैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, रोज के अपने लेक्चर बना रहा हूँ। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैंने 90 लेक्चर्स ले लिए, 90 वीडियोस की शूटिंग मेरी हो चुकी है। कई बार बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां हमारे पास मोबाइल नहीं है भी तो बहुत खराब है, और अगर वो ठीक भी है तो नेटवर्क बहुत बुरा आता है। सर हमारे पास इंटरनेट रिचार्ज के पैसे नहीं है, हमें नहीं पता कि हम ये कैसे करें, कैसे सीखे, इतने छोटे से मोबाइल में सारी चीजें कैसे जूम कर करके देखें और किस तरीके से आगे बढ़े। तो ये जो अलग अलग तरह की परेशानियां बच्चों को होती जा रही है, ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है और भारत जैसे देश में ये इतनी आसानी से तो कम होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, द पेडागोजिकल इश्यूज। पेडागोजिकल इश्यूज, अब पेडागोजिकल का मतलब क्या होता है? पढ़ने से संबंधित, टीचिंग से संबंधित इश्यूज। उसके ऊपर भी लेखक ने बहुत बढ़िया बात की है। आपको पता है इन्होंने क्या बोला है? ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कैमरे के सामने टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है या फिर बैठकर पढ़ाता है, व्हाटएवर, तो होता यह है कि वो
एक्चुअल कंसेप्ट क्लैरिटी करने की कोशिश ही नहीं करता, वो सिर्फ ट्रिक्स बताता है, फॉर्मूले बताता है और उतनी ही चीजें बता रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यार ये तो मैंने भी महसूस किया, बट ट्रस्ट मी मैं ऐसा नहीं करता। ओके आप जानते हैं ना, आप अगर जानते हैं और मानते हैं तो प्लीज जरा कमेंट थ्रेड में बताइए। अरे भैया ऐसे लाखों टीचर्स हैं जो केवल 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 एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेते, स्टूडेंट की पर्सनालिटी बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते। तो रोहित साहब बड़े नाराज है, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बेड़ा गर्क करके रख देगा पूरा का पूरा, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन के नाम पे केवल एग्जाम में क्या आने वाला है उतनी बातें बताई जाएंगी, बाकी का कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। And three, an unwarranted thrust on online education post COVID-19। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक अनवारंटेड थ्रस्ट पैदा करेगा। एक अनवारंटेड थ्रस्ट मतलब एक जबरदस्ती पैदा करेगा हर किसी के पीछे कि नहीं नहीं, अब अगर जिंदगी में करियर को अगर आगे बढ़ाना है तो कोरोना के वजह से कब तक हम बैठे रहेंगे, तो हमको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपने किसी बच्चे को जबरदस्ती 12वीं के बाद इंजीनियरिंग दिलवा दी, उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपने उसको जबरदस्ती ये दिलवा दिया और आपने उसको ये समझा दिया कि बेटा तू इंजीनियर नहीं बनेगा तो तेरा भविष्य खतरे में है, तो तू इंजीनियरिंग ले, भले तू एक बहुत खराब वाहियात इंजीनियर बन के निकल, लेकिन तू इंजीनियरिंग कर क्योंकि वो डिग्री बड़ी जरूरी है। ठीक वैसे ही ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या करेगा, हर टॉम डिक एंड हैरी को ऑनलाइन आने पे मजबूर करेगा। हर बच्चा जिसको क्लास में ही कुछ समझ में नहीं आता ऑफलाइन में, उसको ऑनलाइन पढ़ने पे मजबूर करेगा। उसकी क्वालिटी कितनी भी गिर रही हो तब भी वो उसमें से सीखने की कोशिश करेगा और एक जबरदस्ती का थ्रस्ट पैदा करेगा। तो ये वाकई में ये तो हो ही रहा है और आपके साथ भी हो ही रहा होगा, क्या पता। आज आप अपने अनुभव जरूर शेयर करिए दोस्तों, मुझे बताइए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैसरबेशन ऑफ इनइक्वालिटी, अब देखते हैं पहला वाला पॉइंट क्या है एग्जैक्टली। It is worth repeating a truism that calamities, be they natural or man-made, affect the underprivileged the hardest. COVID-19 is no exception. वाह, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग मारा है इन्होंने, बोला है लेकिन सच्चाई है, गलत नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि ये तो एक जग जाहिर सत्य है कि जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो इंसान की बनाई हुई आपदा हो या प्रकृति की बनाई हुई आपदा हो, सबसे पहले बेचारा गरीब ही मरता है। ये बहुत बड़ी दुविधा है इस समाज की कि चाहे कुछ भी हो, अगर एक वर्ल्ड वॉर भी हो गया हो जहां परमाणु बॉम्ब एक दूसरे पे गिराए जा रहे हैं, सबसे पहले अगर उसका नुकसान, उसकी रसीद किसी पे फटेगी तो वो होता है गरीब, राइट। अगर देश कर्जे में डूब रहा है तो सबसे पहले उसका बोझ पड़ेगा गरीब के ऊपर। यदि मान लीजिए इकोनॉमी खस्ताहाल चल रही है जिसके लिए प्रशासन जवाबदार है, अर्थशास्त्री जवाबदार है, उसका सारा बोझ पड़ेगा किसके ऊपर, गरीब के ऊपर। और वैसे ही अगर कोरोना आ चुका है तब भी उसका सबसे पहला बोझ पड़ रहा है गरीब के ऊपर, क्योंकि ये वो वर्ग होता है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। आप इस पॉइंट को समझिए दोस्तों, इस शब्द को समझिए, वोकैबुलरी का बहुत शानदार वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है खतरों से घिरा हुआ, राइट। कोई हिरन अगर पानी पीने के लिए तालाब के पास जा रहा है और हिरन को मालूम ही नहीं है कि वहां पर कोई घड़ियाल, कोई एक मगरमच्छ वहां पर घात लगा के बैठा है उसके उस पर अटैक करने के लिए, तो उस समय वो हिरन की परिस्थिति कैसी है, वल्नरेबल, खतरों से घिरा हुआ है, उसको बोला जाता है वल्नरेबल। समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे ज्यादा समाज में वल्नरेबल कैटेगरी में कौन आते हैं, गरीब तबके के लोग जो अंडर प्रिविलेज कहलाते हैं। The plight of millions of migrant laborers, many of who walked thousands of kilometers right in the beginning of the lockdown, proved the point adequately, right? इस बात को यदि कहीं सत्यता मिली है तो वो जो हजारों लाखों मजदूर घर की तरफ लौटे थे ना, मार्च और अप्रैल महीने में इस साल भारत में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, वहीं से पता चल रहा है कि लॉकडाउन लगा, बेचारों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और मीलों मीलों पैदल चले जा रहे, क्योंकि मकान मालिक है कि घर पे रखने को तैयार नहीं है,
काम धंधे बंद हो चुके हैं, तो रोज की रोजी रोटी भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन का पैसा उनके पास स्टॉक में है। अगर वो 3-4 दिन के अंदर अंदर अपने घर तक पहुंच गए तो जिंदा बच जाएंगे, नहीं तो रास्ते में ही भूखे मर जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति हमने देखी, यहीं से समझ में आता है कि किसी भी प्राकृतिक या इंसान द्वारा बनाई गई आपदा का सबसे पहला बॉम्ब किस पर फटता है? गरीबों पर फटता है। A similar but not less noticed deprivation is being visited to children of the same people, which may push the next generation in a direction of even greater comparative disadvantage. Yes, अब देखो, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का एक और सिस्टम हमने देखा है, और वो है इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में अ सिमिलर बट लेस नोटिस्ड डिप्राइवेशन इज बीइंग विजिटेड टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम पीपल। ओके, इन्हीं के बच्चे जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या अभी ये आई है कि उनको कंपैरेटिवली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल रहा है उन बच्चों की तुलना में जो अमीर घराने में रहते हैं। आज आप एक पल के लिए सोचिए, जैसे मैं एक औरंगाबाद की कोई एक बड़ी स्कूल की बात करता हूँ। औरंगाबाद में एक बड़ी स्कूल है नाथ वैली। ओके, अमीरों की स्कूल है, इनके बच्चे मतलब इनके जो माँ बाप हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में एमडी और उनके फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ऐसे बच्चों की स्कूल है ये नाथ वैली। अब नाथ वैली में पढ़ने वाले बच्चे, क्या आपको लगता है कि वो इस साल अपना साल बर्बाद कर रहे होंगे? नहीं, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। लेकिन अब आप इसको कंपेयर करेंगे किसी एक सरकारी पब्लिक स्कूल से, म्युनिसिपालिटी की स्कूल से, ग्राम पंचायत की स्कूल से, तो वहां पर जो एक गरीब का बच्चा है जिसके पापा फार्मर है, माइग्रेंट वर्कर है, लेबर है, तो उसकी और इसकी क्या तुलना यार। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो गया ना। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था देश का? इस बच्चे को भी तो सीखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ना। और आज इस पेंडेमिक की वजह से अगर ये पीछे छूट गया और ये आगे निकल गया, तो इस रेस में पीछे छूटने के लिए आखिर जवाबदार कौन? राइट? क्या सरकार ये जवाबदारी अपने सर पे लेगी? क्या सरकार या प्रशासन या कोई अधिकारी या कोई स्कूल या कोई प्रिंसिपल इस चीज में से बच्चे का भला करने के लिए इतना उत्साहित है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ऐसे न जाने कितने ही लाखों लाखों बच्चे होंगे जो इस कोरोना की मार झेल रहे होंगे, खाने से भी झेल रहे होंगे, शरीर से, तबीयत से भी झेल रहे होंगे बीमारियों के रूप में, और पढ़ाई में तो फिर झेल ही रहे हैं। अब ये सारी चीजों का नुकसान किस हद तक हुआ, ये तो कोरोना खत्म होने के बाद जब हम किसी कॉपी किताब में बैठ के हिसाब लगाएंगे ना, पीछे मुड़ के देखेंगे कि कोरोना क्या बुरी मार मार के गया है, तब हमको समझ में आएगा कि कितने लोगों का नुकसान इस कोरोना के चलते हुआ है। ऑलराइट, in our society, there is no large movement that may generate any hope of an improved situation in terms of equality and social justice. Therefore, any positive change that might come about will be a cumulative result of the development of capabilities and grit in individuals. हाँ, अभी देखो, हमारे समाज में ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट, ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता जिसके तहत कोई इंप्रूव्ड सिचुएशन सामने आए, जिसके तहत इक्वालिटी या सोशल जस्टिस, समाज में इक्वालिटी दिखाई दे। राइट? Therefore, any positive change that might come about will be a cumulative result of the development of capabilities and grit in individuals. Okay, कहने का मतलब ये है कि अगर समाज में कोई बदलाव आता भी है तो वो बहुत सारे लोगों के थोड़े थोड़े, वो क्यूमुलेटिव रिजल्ट के वजह से आता है, यानी एक साथ बहुत सारे लोग बदल गए इसलिए वो अपने आप आ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, जैसे आपको कैसे समझाएं, सपोज मान लीजिए कि सरकार नहीं कह रही है कि ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू करो, मान लो, ओके, लोग पैसे से ही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लोग खुद ही इतने फ्रेंडली हो गए हैं कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अब वो एक अपना एक इंटरनल हिस्सा समझकर उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, समाज में सरकार इंटरफेयर या करे या ना करे, ऑटोमेटिकली एक बदलाव आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक बदलाव आ जाएगा। ठीक वैसा ही है कि कोविड 19 के वजह से एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आए हैं वो सरकार भले करे या ना करे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। राइट? द कोविड 19 शटडाउन has affected this opportunity
For the poor, even harder than in their counterparts from well-to-do sections of the society. कोविड-19 की मार जो है वो सबसे ज्यादा पड़ी है किस पर? गरीबों पे, न उनके काउंटर पार्ट्स में, मतलब उनके जैसे जो दूसरे अमीर लोग हैं जो वेल टू डू फैमिली से यानी अमीर घरानों से है, उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है. द गवर्नमेंट बिगिन प्लान्स फॉर स्टूडेंट विथ नो ऑनलाइन एक्सेस ओनली बाय द एंड ऑफ अगस्त. अब गवर्नमेंट के पास उनके लिए कोई भी प्लान नहीं था अगस्त के पहले, क्योंकि अगस्त तक तो असमंजस की परिस्थिति बनी हुई थी. बार बार ये बातें चल रही थी कि स्कूलों को खोला जाएगा, फिर बोला जा रहा था कि नहीं खोला जाएगा, फिर बोला जा रहा था कि 15 दिन बाद विचार करेंगे, फिर बोला जा रहा था कि 30 जुलाई के बाद विचार करेंगे. तो फाइनली अगस्त खत्म हो जाने के बाद अब भी कोरोना जब कंट्रोल में नहीं है तो ये तय हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप जारी रखिए चीजों को. अरे भाई, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जारी तो रखिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इतना सब कुछ चलेगा कैसे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? The plans themselves were the usual glib talk always served to the poor. वाह वाह वाह, इस लाइन के लिए तो लिटरली दाद देनी बनती है रोहित धानकर साहब को. वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी सरकार उसी तरीके से उतनी ही चतुराई से बात कर रही है जिस चतुराई से वो हर बार बात करती आई है, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने मकसद में फंसा लेने का काम कर रही है. राइट. ग्लिब, ग्लिब शब्द का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने मकसद के लिए रेडी कर लेना, दैट इज कॉल्ड ग्लिब. तो हर बार सरकार क्या करती है? बड़ी बड़ी बातें करेगी, गरीबों की बातें करेगी, किसानों की बातें करेगी, मजलूमों की बातें करेगी, है ना, देश की सुरक्षा और देशभक्ति की बातें करेगी, और उसके आड़ में अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर लेगी. राइट. तो इस बार भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जब बारी आई, देश में शिक्षा प्रणाली को लेकर जब बदलाव की बारी आई, तो सरकार ने वही बड़ी 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 बातें कर दी जिसमें उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबों का उनको कितनी फिक्र हो रही है गरीबों की. ऐसा बोल के उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया. दिस प्लान assumes semi literate और illiterate parents teaching children community involvement mobile pools and so on. अच्छा, अब सरकार ने जो बोला उसमें सरकार ने कितने लोगों की भलाई की बात की? पढ़े लिखे माँ बाप, उनके बच्चे, जो सेमी लिटरेट है यानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके बच्चे, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की बात करी, यानी कि कोई किसी भी कम्युनिटी का हो सबको शिक्षा मिलेगी. मोबाइल पूल्स की बातें करी, मोबाइल पूल्स की बातें करी यानी आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं या अलग अलग वर्ग सारे ही एक साथ सीख सकते हैं. एनीवन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल इंडिया विल इमीडिएटली नोट दैट दिस टू बी एन इमेजिनरी. अब जो भी व्यक्ति जो रूरल इंडिया में रहता है उसको ये फालतू का भाषण सुन के तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे कुछ नहीं, सब बोलने की बात है, करती वर्ती कुछ नहीं है गवर्नमेंट, जैसा हमको आदत पड़ गई है ना. तो वो सोच एक बार फिर से हमारी वैसी की वैसी कायम रहने वाली है ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में भी. एज अ रिजल्ट वॉट एवर ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन इज अवेलेबल इज फॉर स्टूडेंट्स विद ओनली ऑनलाइन एक्सेस. थस डिजिटल इंडिया मे बिकम even more unequal and divided than it already is. हाँ, अब कहने का मतलब ये है कि इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में और ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी. कहने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन आ तो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी की खाई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि किसी के पास सुविधाएं हैं, किसी के पास नहीं है. Even if one takes it as an emergency measure that something is better than nothing, and also accept for some is better than no one, despite it being against the principle of equal opportunity, the एक second, the quality of online teaching learning leaves much to be desired. हाँ देखो, अब लेखक का कहना ये है, अब मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन अब ये बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं. ये बोल रहे हैं अगर कोई ऐसा भी बोलेगा कि ठीक है भाई, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि दोनों के बीच में खाई पैदा हो रही है, एक का भला हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है. हाँ, तो एक काम करो, किसी को मत पढ़ाओ, जाने दो, सब बंद कर दो. तो क्या ये समाधान है? नहीं है. और तो फिर एक काम करो कि हर किसी के लिए ऑनलाइन की सुविधा करो और उसके बाद पढ़ाना शुरू करना. तो क्या ये भी एक समाधान है?
इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए ना टाइम है, ना पैसा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर भारत की सारी सरकारी स्कूलों को अगर हम ऑनलाइन के लायक बनाए तो ये अपने आप में 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर करें क्या? करें ये कि कुछ नहीं से हमेशा कुछ ना कुछ तो बेहतर होता है। अंग्रेजी की कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो एटलीस्ट जितना है उससे आप काम शुरू करो। तो अच्छी बात है भाई, बढ़िया सोच है, करते हैं। लेकिन जिस सोच से आप काम शुरू कर रहे हो, क्या उस सोच के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वाकई में बच्चे का भविष्य बदल पाएगा? उसके ऊपर तो नील बटे सन्नाटा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो ऐसा हो गया कि जो कर रहे हैं ऑनलाइन में वो भी कोई खास खुश नहीं है क्योंकि पढ़ाई का लेवल बड़ा घटिया है, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो वैसे ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो उसके दर्शन ही नहीं हुए कि ऑनलाइन एजुकेशन होता कैसा है। समझ में आ रहा है? यानी आपके पास मान लो इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सीखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ने की न तो आपको आदत है, न टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने की आदत है, और न कोई आर्टिकुलेशन है, न कोई रचनात्मकता है, जिसके वजह से आपको सीखने में मजा ही नहीं आ रहा है। राइट? तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन मिलने के बावजूद भी आपका भला तो हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी बोली हुई बातों से, जरा कमेंट थ्रेड में बताइए। यस नो बोलते चलिए, बिल्कुल कान में सीधे ईयरफोन लगाकर सुनते मत बैठिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ओके, आप इस देश के यूथ हैं, आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा होना ही चाहिए आज के लेक्चर में। The NCERT declare in its Learning Enhancement Guideline और LEG, LEG का मतलब Learning Enhancement Guidelines, ये फुल फॉर्म हमको आगे भी लगेगा तो इसको याद रखना, ये एक्रोनिम LEG, that 60 to 70% student, teacher and parents consider learning satisfactory। हाँ, एनसीईआरटी ने एक डेटा सामने लाया है जिसके तहत एनसीईआरटी ने ये बोला कि 60 से 70% टीचर, पेरेंट्स और बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं। बहुत बढ़िया, सेटिस्फाइड है। पहले तो मेरा ये सवाल है इन सबको कि एनसीईआरटी में पढ़ते कितने बच्चे हैं, पहले ये बताना तो जरा मुझे। एनसीईआरटी से 10वीं पास करने वाले यानी सीबीएसई की स्कूल से 10वीं पास करने वाले बच्चों की संख्या इस देश में, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इस देश में 1 करोड़ भी नहीं है। यस, आई मीन इट। 10th पास करने वाले बच्चों की संख्या इस देश में 1 करोड़ भी नहीं है जो एनसीईआरटी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हैं। राइट? और 12th पास करने वालों की संख्या उससे भी कम है। अब ऐसे लोगों का अगर आप डेटा लेके पूरे भारत को बोलोगे कि यस 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 सेटिस्फैक्ट्री काम हम कर रहे हैं, अरे नहीं यार, इससे क्या होगा, इससे तो बात ही नहीं जमेगी ना। असली जो आपको दिखाई देगी परिस्थिति वो तो गांव में दिखाई देगी, ग्राम पंचायतों में दिखाई देगी, जिला परिषद की स्कूलों में दिखाई देगी, म्युनिसिपालिटी की स्कूलों में दिखाई देगी, पब्लिक स्कूलों में दिखाई देगी, और वहां से आपको समझ में आएगा कि किस हद तक किसका भला हुआ और किसका नहीं। हाउएवर its survey ask a single question on the feeling of student using a criteria of joyful to burdensome। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का कहना यह है कि सीखना आजकल बड़ा बोरिंग और बर्डनसम हो चुका है। अरे आपके लिए भी हो गया है क्या? जरा बताना मुझे। हाँ, बर्डनसम हो गया है तो मैं आपके लिए कुछ करूं? नालायकों, वैसे ही आपको बहुत सर पे बिठा के रखा है हम सब ने, तो आप एक काम करो, जरा योगा करो, लंबी लंबी सांसें लो, मेडिटेशन करो, और अपनी ये बोरियत को खुद ही कम करो। अब आपकी नौकरी की उम्र हो चुकी है और अब आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जल्दी छुटकारा करके नौकरी पे जाना है। हम यहाँ छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आप अपने विचार है ना इसमें मत मर देना जबरदस्ती। The happiness or otherwise or the student while learning is of course important, but it says nothing about the quantum and depth of learning। हाँ, बच्चों का कहना यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है कि ये लोग है ना, इंपॉर्टेंट क्या है बस उतना बता बता के छोड़ दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ लर्निंग तो हमको मिल ही नहीं रही है, डेप्थ ऑफ लर्निंग नहीं मिल रही है। यानी क्लासरूम में जैसे टीचर जिस तरीके से पढ़ाता था, ऑफलाइन में जिस तरीके से पढ़ाता था, वो वाला फील नहीं आ रहा है। तो हो ये रहा है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो रही है लेकिन डेप्थ ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है। अब इस बात को लेकर मेरे दो विचार हैं दोस्तों। ओके, मेरे दो विचार हैं, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं ये चीजें, बीइंग अ टीचर। पहली बात तो ये
इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा कि अगर ऑफलाइन टीचिंग भी चालू रहती तो डेप्थ ऑफ लर्निंग क्लास में होती है क्या? इसके ऊपर भी मेरा सवाल है। कितने सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे हैं जो मजे से, बहुत इंटरेस्ट से, रचनात्मकता के साथ, आर्टिकुलेशन के साथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी सबके लिए तो पैसा कमाने का एक जरिया है। न के बराबर टीचर ऐसे हैं जो इस काम को जरा दिल से करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में मजा नहीं आ रहा है तो वो इतने जल्दी आ भी नहीं सकता। धीरे 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 जब ऑनलाइन सिस्टम की उसको पूरी आदत पड़ जाएगी तो उसमें भी उसको क्रिएटिविटी दिखाई देने लगेगी। इट इज टू अर्ली और इट इज टू मच प्री डिटरमाइंड टू से ऑल दिस थिंग्स। अभी लॉकडाउन लगे, जो 6 महीने का अनुभव रहा है उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ऑनलाइन में भी आपको क्रिएटिविटी और बहुत शानदार क्रिएटिविटी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, राइट। एज अ टीचर जो मेरे सामने आज ऑनलाइन का सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है पता है? वो चैलेंज ये है आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। मुझे चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि भाई आखिर मैं मशीनों से ही तो बात कर रहा हूं ना। मैं इस कैमरे से बात कर रहा हूं, अब इस कैमरे से बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूं एक बेजान कैमरे के सामने, राइट। मुझे सच में नहीं पता कि आप जो लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो या सुन रहे हो, इसका प्रीमियर अटेंड कर रहे हो, इसका लाइव अटेंड कर रहे हो, आप घर में किस अवस्था में, कैसे, कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हो। आप सच में सुनने में इंटरेस्टेड हो कि मोबाइल में एसएमएस एसएमएस खेल रहे हो। आप सच में पढ़ते पढ़ते कॉपी किताब लेके बैठे हो या पॉपकॉर्न खा के आईपीएल के हाइलाइट्स देख रहे हो। आप सच में सीखने में इंटरेस्टेड हो कि जबरदस्ती आपको ये हम जबरदस्ती पुश कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सब मुझे जानने समझने का मौका ही नहीं है अब। दूसरी बात, एक जमाना था कि टीचर बच्चों को डांट के क्लास से भगा दिया करता था अगर बच्चे ने बदतमीजी की या होमवर्क नहीं की। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में वो तो है ही नहीं। बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको क्लास में बैठना है कि जाना है। वो कभी भी ऑनलाइन आ जाएगा, कभी भी ऑफलाइन हो जाएगा, सब उसकी मर्जी पे चल रहा है, राइट। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा है, आपका कोई कंट्रोल किसी चीज के ऊपर है ही नहीं। बच्चे ने होमवर्क किया नहीं किया, भगवान भरोसे छोड़ दो। बच्चे को समझ में आया नहीं समझ में आया, भगवान भरोसे छोड़ दो। बच्चा परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाएगा, भगवान भरोसे छोड़ दो। आज इतने दिन से ऑनलाइन लेक्चर लेने के बावजूद 10 बच्चे भी ऐसे मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं समझ में आ रहे हैं जो जनरल अवेयरनेस में बहुत शानदार रिजल्ट लाएंगे। हो सकता है लाएंगे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में मुझे क्या मालूम वो घर पे तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। कोई मापदंड, कोई पैरामीटर बचा ही नहीं है। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीचर पर्सपेक्टिव से। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताना। हाँ, कमेंट थ्रेड में जरा कमेंट शेयर करना सीखो जल्दी जल्दी। Listening to lectures on the mobile phone, copying from the board while the teacher is writing, frequently disconnections and having blurred video audio can hardly and organically connect the children's present understanding with the logically organized body of human knowledge। हाँ, लेखक ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना जहां पर बार बार डिस्कनेक्ट होता है वीडियो, फिर कनेक्ट होता है, कभी आवाज नहीं आती, कभी वीडियो ठीक से नहीं दिखाई देता, कभी धुंधला दिखाई देता है, इन सब चीजों के साथ ह्यूमन नॉलेज गेन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, राइट। अब ये बात तो सच है यार, बहुत हद तक सच है ये, ओके। अब बहुत बार ऐसा होता है, अब कल की बात ले लो, ऑनलाइन के लिए मैं लाइव लेक्चर सवेरे 7 बजे आ रहा था, कनेक्शन मिला ही नहीं। बच्चों के पास लिंक चली गई है, बच्चे गुड मॉर्निंग चैट बॉक्स में लिखते जा रहे हैं, वीडियो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। फाइनली माफी मांगनी पड़ी और फाइनली लेक्चर पोस्टपोन करना पड़ गया। तो ये सब चैलेंजेस हैं ही। नो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, हाँ अब ये एक बात है। अब ये नो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो ऑफलाइन में भी उतनी ही जरूरी है, राइट। इसका मतलब ऑनलाइन में ही कंसेप्ट नहीं मिलते ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में कौन से खाक मिल जाते हैं। टीचर का ही लेवल अगर घटिया होगा तो आपका भला वो करेगा कहां से। और इसके लिए स्टूडेंट भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि स्टूडेंट को ही सीरियसली सीखना नहीं होता है। जिस दिन स्टूडेंट अपने फीस का एक एक रुपया वसूल करने पे आ जाएगा, आप देखना एक एक टीचर शीर्षासन करता हुआ नजर आएगा और एक एक टीचर आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश करेगा, खुद पढ़ के आएगा और फिर आपको पढ़ाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, आप जरा प्लीज इस बात को कितना मानते हैं आप जरा बताइएगा मुझे।
आज के डेट में अगर मान लो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपने 5,900 रुपए पे किए, मान लेते हैं, ठीक है, 5,900 रुपए पे किए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि 5,900 रुपए पूरे वसूले जाएं और पूरा उतने का नॉलेज आपको मिले? आप चाहेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं ऐसा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, और जहां मेहनत आई सामने वो इंसान से होती ही नहीं, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए होती ही नहीं है। वही 5,900 रुपए का अगर आपने एक जीन्स और एक टी शर्ट खरीदा है मॉल से, तो आप 10 बार उसको पहन के देखेंगे, चेंजिंग रूम में जाकर अपने आप को स्टाइलिश तरीके से चेक करेंगे, उसमें कहीं कोई धागे धोरे निकले तो नहीं है, सब चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, क्योंकि आप 5,900 रुपए वसूलना चाहते हैं। बात जब एजुकेशन की हो, तब पता नहीं क्यों सब टाटा फेस हो जाता है, क्योंकि उस समय खुद मेहनत करनी होती है तो बच्चे अवॉइड कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी वजह से घटिया एजुकेशन सिस्टम मिलता चला जाता है और बहुत बेकार क्वालिटी से पढ़ाया जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है आपको? नो वन focus, no concept on no focus on concept. If one sees video of teaching mathematics, science, history and English, one can hardly avoid noticing problems with them. In the science and mathematics videos in particular, there are many misconceptions and ambiguities. Ambiguities का मतलब होता है confusions. The emphasis is more on tricks to remember for the success in an examination than laying the stress on conceptual understanding. कहने का मतलब ये है कि दूर दूर तक आजकल कंसेप्ट से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी चैप्टर, कोई भी विषय की बात कर लो, टीचर का पढ़ाना मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। टीचर केवल इतना ही सिखा रहे हैं कि ट्रिक्स क्या है और परीक्षा में याद रखने के लिए, बस उतना बता बता के छोड़ दिया जा रहा है। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई लर्निंग दी ही नहीं जा रही है। बच्चे भी इम्पेशेंट है, उनको 40 मिनट 1 घंटे के वीडियो चाहिए ही नहीं। 10 और 15 मिनट के वीडियो देख देख के सबका दिमाग खराब हो गया है। तो 10-15 मिनट के वीडियो जो आमतौर पे वो किसी गाने के देख लेते हैं, किसी कॉमेडी शो के देख लेते हैं, उनको लगता है टीचिंग भी उतने देर में हो जानी चाहिए। भैया, अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छा पेशेंस बहुत जरूरी है। आज आप इस बात को मान लो और अपने आप को बदलो, तब जाके चीजें बदलेंगी। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑल्सो यूजेस वीडियो ऑफ खान अकेडमी, a non-profit with a mission to provide free and world-class education to anyone, anywhere. Many American educators have questioned the quality of teaching and have pointed out inadequate and plainly wrong concepts, particularly in mathematics. दिल्ली गवर्नमेंट आजकल एक खान एकेडमी के वीडियो यूज करती है। खान एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर मतलब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की बातें की गई हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के, और वो वीडियो दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, राइट? अब जैसे मान लो कि मुझे ग्रामर सिखाना है आपको, तो मैं क्या करूंगा, खुद ऑनलाइन आ जाऊंगा और आपके लिए एक वीडियो प्ले कर दूंगा, नाउन के ऊपर एक वीडियो प्ले कर दूंगा किसी दूसरे टीचर का, और मैं बोलूंगा इनको सुनो और इसमें से सीख लो। अरे भैया, तो मैंने क्या किया? एज अ टीचर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने आपके लिए एक वीडियो प्ले कर दिया और आपको बोल रहा हूँ कि इधर से सीख लो। ये कोई पढ़ाने का तरीका होता है क्या? दिल्ली की स्कूलों में बराबर यही हो रहा है। अब ये जो हो रहा है, इसके ऊपर अमेरिका के बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स ने रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि टीचिंग की क्वालिटी बेकार, कंसेप्ट बेकार, कंसेप्ट गलत है, और उसके वजह से गणित में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है, ऐसा अमेरिकन एजुकेटर्स का कहना है, राइट? टू कोट एन एक सेकेंड ऊपर देखते हैं। टू कोट एन आर्टिकल इन द वॉशिंगटन पोस्ट, खान अकेडमी द रिवॉल्यूशन दैट इजंट, teachers are concerned that the guy who's delivered over 170 million lessons to students around the world considers the practice, the precise explanation of mathematical concepts to be mere nitpicking. Okay, अब यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट नाम के एक अखबार ने खान एकेडमी के बारे में ये लिखा है कि ये जो खान एकेडमी है, जिसने 170 मिलियन से भी ज्यादा लेसन्स अलग अलग बच्चों को दिए हैं ऑनलाइन के जरिए, अगर उसकी ट्रिक्स देखी जाए, उसके पढ़ाने का तरीका देखा जाए, तो उसके पढ़ाने के तरीके और ट्रिक्स में कोई गहराई नहीं है, कोई निट पिकिंग नहीं है। निट पिकिंग बहुत बढ़िया शब्द है ये। निट पिकिंग का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के उसमें गलती निकालने की कोशिश करना।
हालांकि व्यक्तिगत स्वभाव ये बहुत गलत होता है अगर आप हर किसी के अंदर गलतियां निकालेंगे, लेकिन एक टीचर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। मैं कई बार क्लास में बेंचेस पर जाकर बच्चों के नोटबुक चेक करता था, तो मैं उनकी स्पेलिंग मिस्टेक तक चेक करता था, उनके ग्रामर के कंसेप्ट चेक करता था, क्योंकि एक टीचर को निट पिकिंग होना ही चाहिए। टीचर अगर निट पिकिंग नहीं रहेगा तो बच्चे को गलती करने की आदत सी पड़ जाएगी। अब खान एकेडमी जिसकी वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहने के लिए तो लाखों लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन हुआ ये कि निट पिकिंग का तो कभी ध्यान रखा ही नहीं, तो कंसेप्ट क्लैरिटी तो कुछ हुई नहीं है बच्चे की। ऐसे में पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो सकती है आपकी इस एक गलती के वजह से, राइट। The secondary students are in the better position still because of their relative independence in learning and possible self-discipline. The beginners in the lower primary can get nothing at all from this mode of teaching. An example of assumption in the NCERT planning of LEG can be instructive. It is glibly pronounced that for a child in grade 1, the learning outcome associates words with picture can be easily taught with the use of resources available from or at home such as newspaper, food packets, things at home, टीवी प्रोग्राम्स, नेचर्स एक्सेट्रा। अब देखिए दूसरी चीज ये कि जो सेकेंडरी जो एक और प्रॉब्लम सामने आया है कि जो एकदम बिगिनर लेवल के बच्चे, नर्सरी, KG1, KG2, लोअर केजी वाले जितने बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। एक तो वो बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की आदत नहीं है, राइट। अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की आदत नहीं है तो वो अक्सर कैमरे के सामने देखने के बजाय इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा सीख रहा है या फिर वो सो गया है या फिर वो किसी और मूड में है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे को अगर सिखाना है तो अब टीचर ऑनलाइन आके उतने छोटे बच्चे को कुछ 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 बोलकर चली जाएगी, तो आपको लगता है क्या वो बच्चा सीख पाएगा? अरे उस बच्चे को अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसके लिए उसको अच्छे इमेजेस अच्छे पिक्चर्स, घर की कोई ऐसी चीजें, कोई इस तरीके की चीजें जिससे मतलब बच्चे को आकर्षित ढंग से पढ़ाया जा सके, वो तरीके यूज करके पढ़ाना जरूरी है। लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है तो ऐसा तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तो कुछ होगा ही नहीं। ऑल दैट विल बी नीडेड इज गाइडेंस टू द पेरेंट्स। वेल इफ इट इज वर ऑल दैट सिंपल, then why are our children not learning to read and write? Education does not happen in chance encounter with print. As Michael Joseph Oxshott, who also wrote on education, would say, it requires well-connected, regular efforts that are incrementally building on help to help the child's focus his attention and to provoke him to distinguish and to discriminate and develop a habit of staying on task. Right? कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को वेल कनेक्टेड रखना जरूरी है, रेगुलर एफर्ट्स लेना जरूरी है, और धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए नहीं बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं। मैं जिन लोगों के लिए टीचिंग करता हूं या जितने अलग अलग प्राइवेट एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है जिनके लिए मैं पढ़ाता हूं, मैंने खुद अपने अनुभव ऐसे देखे हैं जहां पर मेरे ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहता है कि सर कितने घंटों के सेशन में आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। ओके, मुझे ये बताने में कोई भी संकोच नहीं है, लेकिन ये होता है। मुझे ये नहीं बताया जाता कि बच्चों का लेवल कैसा है, बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कैसी है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ हिंदी मीडियम के हैं, कुछ सेमी इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कब तक सीख पाएंगे? उनको कॉन्सेप्ट्स देने में, उनके अंदर आत्मविश्वास लाने में आपको कितना वक्त लगेगा? ऐसा तो मुझे आज तक किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला होगा। मुझे यही बोला जाता है कि आपको टोटल कितने घंटे लगेंगे सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, बस बस बस। फिर चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, फिर चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो, फिर चाहे वो आप जैसे नौकरी करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, यही बोला जाता है। मतलब आपको कितना समझा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ, आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ, आपके विचार कितने बदले, समाज को देखने का आपका नजरिया कितना बदला, एजुकेशन का उससे कोई लेना देना बचा ही नहीं है। मुझे यही नहीं समझ आता कि एजुकेशन और साक्षरता में फर्क क्या बचा फिर। अरे अगर एजुकेशन पर्सनालिटी में बदलाव नहीं लाएगा, समाज में बदलाव नहीं लाएगा, विचारों में बदलाव नहीं लाएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा,
आपको सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा, तो फिर एजुकेशन है किस काम का? तो वो तो करने का टाइम ही नहीं किसी के पास। सारी चीजें ऊपर 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 से चालू है, बस एजुकेशन के नाम पर केवल सिलेबस बेचा जा रहा है, केवल सिलेबस। ऐसी न जाने कितनी ही स्कूल भारत में है जहां पर 10वीं क्लास का सिलेबस दिवाली आते आते कंप्लीट कर दिया जाता है। कैन यू बिलीव दिस? मार्च के गर्मियों में 10th क्लास का सिलेबस शुरू किया गया है। 26 से 27 चैप्टर एक एक सब्जेक्ट में है, और मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाता है। इतने तेजी से भगा भगा के सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है जो एग्जाम में आने वाली है, बस उतरी अंडरलाइन कराते जाओ। 6 6 पन्ने के चैप्टर को आधे आधे घंटे में कंप्लीट करके सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। और अक्टूबर में टीचर्स बहुत आराम से पेरेंट्स को ये समझा देते हैं कि हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है, अब हम आपके बच्चे के 3 3 टेस्ट भी ले लेंगे ताकि उसकी रिवीजन अच्छी हो जाए, और फिर आप देखना कि इसको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। पेरेंट्स भी ब्लडी इतने बेवकूफ कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ 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 हाँ, अगर एग्जाम में 80+ मार्क्स आ गए तो हमारा बच्चा बड़ा होशियार है। अरे खाक, उस बच्चे ने वो मार्क्स सिर्फ रट्टा मार मार के लाए हैं। भगवान जाने ये बातें कब समझेंगे पेरेंट्स। हर उंगली को खींचकर आप अंगूठे को खींचकर उंगली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। रियल लर्निंग तो कहीं गायब ही है। और अगर कोई टीचर रियल लर्निंग देने के लिए टाइम थोड़ा और एक्स्ट्रा मांग भी ले, तो बस उस चीज को लेकर सारे के सारे पेरेंट्स टीचर सब हंगामा करेंगे कि ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो एग्जाम में आएगा उतना पढ़ाया जाए। तो असली एजुकेशन बचा कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा दर्द है दोस्तों, जो मैंने हमेशा महसूस किया है। ओके, आगे देखिए। एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम समवन हु नोज द चाइल्ड एज वेल, अंडरस्टैंड्स द object of education. Food packets and newspaper in the hands of even guided semi-literate parents will be good enough to present the plain paper. The plan on a paper will be completely useless for the child's learning. Okay, हाँ ठीक है, खैर ये सब बातें तो उसमें कॉमन ही रही है। आगे देखते हैं। The thrust post COVID-19 IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has been presented as a harbinger for a revolution in education for more than 3 decades now. आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आईटी जो है वो 3 दशकों से एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए एक हार्बिंगर साबित हुआ है। हार्बिंगर साबित हुआ है मतलब हमेशा आगे रहा है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए, आईटी सिस्टम। However, all reliable studies seems to indicate that information and communication technology in the classroom helps in already well functioning system and either has no benefit or negative impact in poorly performing system. That does not indicate much hope from IT in our education system. Okay, लेकिन हो ये रहा है कि IT सिस्टम से भी बहुत ज्यादा सुधार हो जाएंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। अब आगे देखते हैं, जरा आते हैं हम ये लास्ट वाले पैराग्राफ में। ये बीच का पार्ट बहुत कॉमन है, इसको हम रहने देते हैं, हम सीधा आते हैं ये लास्ट वाले पार्ट में। इसको जरा आप देख लीजिए। आई एम रीडिंग आउट दिस, कॉन्सेंट्रेट हियर। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट यानी वहां पर माहौल कैसा होना चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड व्हेन वन थिंक ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ओके, अब देखो, स्कूल का अपना एक अलग एनवायरनमेंट होता है, वहां पर एक एक रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वहां की कुछ अपनी डिसिप्लिन होती है। तो उस एनवायरनमेंट में सीखना होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठे होते हैं तो आप बढ़िया घर में अपना एकदम साधारण घर पे पहनने वाले नाइट ड्रेस पहन के या फिर एक एकदम साधारण से किसी भी गेटअप में आप आकर बैठ जाएंगे। कोई कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सोफे पे आराम से बैठकर बाजू में आलू के पराठे रखे हुए हैं, एक कप चाय के साथ आप आराम से अपना लेक्चर कर सकते हो, लेटे हुए सोए हुए। तो डिसिप्लिन नाम की चीज है कहाँ? अब ये चीज तो ऑनलाइन में बहुत बड़ा चैलेंज है ना, आप डिसिप्लिन लाओगे कैसे? Even when the institution functions suboptimally, students themselves can create an environment that supports their growth morally, socially, and intellectually in conversation and in interaction with each other. स्कूल में होता यह है कि पढ़ाई के साथ साथ उसको मॉरल वैल्यूज मिलती है, उसको सोशल वैल्यूज मिलती है। एक दूसरे से बात करने के बाद के साथ साथ वो टीचर के साथ इंटरेक्ट होना, पेश आना, हर चीज को सीखता है, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग कंप्लीटली forecloses दिस अपॉर्चुनिटी। forecloses का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना।
जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर ईएमआई बहुत सारी है और आप ईएमआई नहीं भर पाए, तो बैंक ने आपका मकान जब्त कर लिया और आपके ईएमआई को वहां से वसूल कर लिया और फोरक्लोज कर दिया चीजों को। तो फोरक्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने जैसे एक साथ इन चीजों पे ताले लगा दिए हैं, राइट। In conclusion, our democracy and public education system have, as usual, left the neediest and in the lurch and providing bad education to those who matter। कहने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हमेशा दाव पे लगता था, लगता रहा है, और जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, नीडीएस्ट लोग हैं, उनके लिए लर्च हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्च? लर्च का मतलब हो रहा है कि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता जा रहा है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट मतलब जिसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, और इसके वजह से बैड एजुकेशन मिलता जा रहा है उन लोगों के लिए भी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। दोस्तों, आखिरी में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि देखो, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दो तरफा बातें हो सकती है। एक तो उसके अंदर जो कमियां हो रही हैं वो, दूसरा एक पॉइंट ये भी निकलता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की अभी शुरुआत हुई है। कोरोना कोई हर साल नहीं आता है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है। तो हो सकता है कि समय के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो गड़बड़ियां आज दिख रही है, जो कमियां दिख रही है, वो काफी हद तक ठीक भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस और एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें जरूर 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 कंसीडर करना चाहिए, ताकि हमको एग्जैक्टली पता हो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आने वाले दिन में कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है। क्योंकि कोरोना चले जाने के बावजूद मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसा रहेगा। ऑफलाइन भी चलता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी चलता रहेगा। वापस बैक टू जीरो हम ऐसे तो नहीं आएंगे। जाने से पहले आप सबको ये वोकैबुलरी देना चाहूंगा, जो आज के आर्टिकल में जितने अलग अलग वर्ड्स थे, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सबको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अशर, अनहिंडर्ड, रेंडर्ड, टीमिंग, पर्टिनेंट, एग्जैसरबेशन, पेडागोजिकल, ग्रिड, glib, harbinger, foreclose and lurch, these are the words for the day। all right guys, तो ये रही मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक। इस लिंक को आप जरूर 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 ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर बने रहिएगा। शानदार मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। आने वाले दिन में आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क और उसके साथ साथ आरआरबी पीओ के लिए भी आपको बढ़िया मटेरियल मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी, टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी, फेसबुक ज्ञानबाजी और इंस्टाग्राम ज्ञानबाजी, हर जगह ज्ञान की धारा बट रही है भैया। तो ये ज्ञान की धारा के साथ आप जुड़ते चलिए। आज के लेक्चर के आपके अनुभव कैसे रहे हमारे साथ जरूर 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 शेयर करिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और वो काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप किसी चीज में कोई सुधार भी हमसे उम्मीद में रखते हैं तो प्लीज बताइए, हम जरूर उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप रखेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो बस अब जाते जाते आपको हमारा हर बार का वही वाला तोहफा दिखाना है। तो एक, हाँ दोस्तों, तो ये है आपकी एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि मैं आपके लिए हर बार आपको बताता रहता हूं। तो ये एक पीडीएफ है जिसका आप पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये पीडीएफ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स और ऑथर सब कुछ दिया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ जनवरी से लेकर अगस्त तक सब कुछ कवर करती है। तो आपकी एग्जाम चाहे आरबीआई की हो, आरआरबी की हो, चाहे एसबीआई की हो, चाहे कोई और एग्जाम ही क्यों ना हो, ये पीडीएफ आपके लिए एक रामबाण इलाज है आपके सारे अलग अलग प्रिपरेशन का। तो ये पीडीएफ आज ही सिक्योर करिए। मुझे रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूं, ये पीडीएफ फ्री नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, फ्री नहीं है, लेकिन ये न के बराबर चार्जेस पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ज्यादा सोचिए मत। इस पीडीएफ की कीमत है 35 रुपए मात्र। तो 35 रुपीज में आप चाहे तो ये पीडीएफ सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, ये था आज के लिए हमारा सेशन। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आपके डाउट्स पढ़कर अच्छा भी लगता है, और उसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन हमारे तरफ से बनते हैं तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ज्ञानबाजी पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं किसी एक शानदार आर्टिकल के साथ। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।